नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक मुजालदे वॉइस ऑफ इंडिजिनस पीपल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारे बीच में एक कोई ऐसे शख्स हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों में जहां पे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पे जन जन तक पहुंचने वाले ऐसे शख्स हैं जिनका काम आज हर आदिवासी युवा की ज़बान पे सिर चढ़ कर बोलता है। ऐसे हमारे बीच में शख्स है महेंद्र जी कन्नौज, वो आज हमारे बीच में हैं और आज हम उनके जीवन से जुड़े हुए ऐसे पहलुओं को भी जानने की कोशिश करेंगे जो कि उनके शुरुआती संघर्ष के दिन थे, जिनसे हम आज अनजान हैं, जिनके संघर्ष को आज हम देख रहे हैं। लेकिन वो संघर्ष जो एक छोटे से गांव से निकला हुआ महेंद्र कन्नौज, जिसको आज मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारे में सामाजिक स्तर पर आज एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से एक छोटे से गांव से निकला हुआ लड़का महेंद्र कन्नौज जैसा दमदार आदमी बनता है, जिसके आज समाज के लाखों फॉलोवर हैं। तो आज आइए जानते हैं महेंद्र जी कन्नौज से कि वो उनका शुरुआती सफ़र कैसा रहा, किस तरह उनको संघर्ष करना पड़ा और क्या क्या समस्याएँ आई। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। आज मैं आपको सामाजिक मूवमेंट की कुछ बातें जो शुरुआती दौर की, मैंने सामाजिक संघर्ष की शुरुआत सन 2007 से की। जब हम कॉलेज में थे उस समय वहाँ पर देखते थे हमारे जो आदिवासी वर्ग के जो छात्र हैं वो बोल नहीं पा रहे थे या उनकी कोई बातें होती थी वो लोग सुन नहीं रहे थे, प्रशासन उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे करके हमने कुछ आदिवासी समाज के पढ़े लिखे लड़कों ने मिलकर कुक्सी में एक छोटा सा संगठन बनाया था, टंटिया मामा युवा संगठन। उससे हमने कॉलेज से शुरुआत की। कॉलेज से शुरुआत करने के बाद हमने तहसील में अगर किसी अपने ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति को अगर कोई काम पड़ता है तो तहसील की टीम हमने बनाई, जनपद की टीम हमने बनाई कि हमारे इस व्यक्ति को आप संपर्क करोगे तो आपका ये काम हो जाएगा। हमारा उस समय शुरुआत दौर में हमने हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो आदिवासी भोले भाले लोग हमारे आते हैं उनको जानकारियाँ नहीं मिल पाती है, तो हमने ऐसी टीम बनाई कि जनपद में आप इनसे संपर्क करोगे, जनपद से पंचायत का अगर कोई काम है तो आप इनसे संपर्क करोगे, आपकी मदद करेंगे। तहसील में अगर काम हो तो आप इनसे संपर्क करें, ये आपकी मदद करेंगे। ऐसे सभी विभागों के हमने नंबर जारी किए, युवाओं को जोड़ा। हमने पटेलों, जो गांव के प्रमुख पटेल होता उनके लड़कों को जोड़ा, सरपंचों के लड़कों को जोड़ा, पूर्व सरपंचों के लड़कों को जोड़ा। ऐसा करके हमने शुरुआती दौर में ये टीम बनाई और हमारी शुरुआत हमने सबसे पहले मोहल्ले के बाद गांव से बाद हम शहर में गए। ऐसे करके हम शहर में जाके तहसील में, ज़िले में, ऐसी स्टेप बाय स्टेप हमने शुरुआत की। और आज आप देख ही रहे हो कि उस संघर्ष का फल आज हमारे जितने भी सामाजिक साथी हैं उनके संघर्ष की बदौलत ही आज सामाजिक मूवमेंट एक दमदारी के साथ खड़ा है। तो ये रहा इनका संघर्ष, एक छोटा सा कि किस तरीके से एक हमारे वीडियो के माध्यम से इन्होंने बताया। लेकिन जो आप ज़मीन पे उसको फॉलो करोगे, उसको करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तविकता में समाज के आखिरी घर तक जाना, आखिरी व्यक्ति तक जाना और उसकी समस्या सुनना और उनके लिए आवाज़ बुलंद करना कितनी मुश्किल भरा सफ़र है। और आज के समय में युवाओं में एक पीली क्रांति को लेकर जैसा क्रेज चढ़ा है, सिर चढ़ के बोलता है कि जय जवाहर, जय भीम, जय बिरसा, जय आदिवासी। तो उस समय तो ये इन चीज़ों से काफ़ी युवा दूर थे, मतलब आदिवासी अपने आप को बोलने में शर्म महसूस करते थे। उस परिस्थितियों में आप लोगों को कैसा दुनिया के सामने अपने आप को फेस किया आपने? आपको एक चीज़ बताऊं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। पुराने दिन की अगर बात करें तो हमारे कई युवाओं को, यहाँ तक भी हमको भी, कि हमारे महापुरुष कौन कौन हैं हमको मालूम था कि हमारे आदिवासी समाज के क्रांतिकारी है टंटिया मामा। चूँकि अज्ञानता थी, ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी टंटिया मामा के बारे में हमको पता चला। ऐसे करके फिर बिरसा मुंडा के बारे में पता चला, फिर भीमा नायक के बारे में पता चला, रघुनाथ साहा, शंकर साहा, रानी दुर्गावती, ऐसे हमारे जितने भी महापुरुष हुए जिन्होंने आज़ादी के समय लड़ी, ऐसे महापुरुषों को हम पढ़ते गए, उनके विचारों को
ग्रामीण क्षेत्रों में हम फैलाते गए। आपको मैं एक सत्य वाकया बताता हूँ कि हमारे जो पुराने साथी हैं, जो टंटिया मामा युवा संगठन से जुड़े हुए थे, टंटिया मामा सबसे पहले हमने टंटिया मामा युवा संगठन चलाया था। उसके बाद हमने जय आदिवासी युवा शक्ति के साथ मिलकर हमने काम किया। एक समय ऐसा आया था कि हम टंटिया मामा का शहीद दिवस कुक्सी के विजय स्तंभ चौराहे पे मना रहे थे। तो मुश्किल से हम 8 लोग थे। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने बोला, क्या कर रहे हो? लोगों ने हंसे, अपने ही लोगों ने हमको हंसी का पात्र बनाया। हमारे ही लोगों ने हमको, ये पागल लड़के क्या कर रहे हैं। एक टंटिया मामा की हमने फ़ोटो निकाली कंप्यूटर नेट से, ब्लैक एंड वाइट, उसको पुष्टे पे लगाया, उसको कुर्सी पे लगाई, फिर अगरबत्ती लाए। हमसे जितना भी हो सकता था उस समय हमने किया। किसी ने 10 रुपये दिए, किसी ने 50 रुपये दिए, ऐसे करके हमने फिर टंटिया मामा की हमने उनका शहादत दिवस मनाया। उसके बाद एक साल हमने 8 से 10 लड़के थे जी। तो लोगों ने हंसा, हमने, और हमको खुशी हुई कि हम कुछ कर रहे हैं। गांव का व्यक्ति, गांव के लड़के, हमारे उस समय जितने भी लड़के थे पूरे गांव के थे जी। और गांव के लड़के, गांव मतलब आज तो बहुत कुछ जागरूकता आ गई हमारे समाज के युवाओं में। पहले कोई तहसीलदार के ऑफिस में घुसने से डरता था, है ना। तो हमने चौराहे पे प्रोग्राम किया, मतलब हमको गर्व हो रहा था कि आज हम गांव से निकलकर शहर में हमारे समाज के जो क्रांतिकारी उनकी शहीद शहादत दिवस मना रहे थे। लोगों ने हंसा। फिर हमको पता चला कि कार्यक्रम करते हैं तो दूसरे दिन पेपर में आता है। तो दूसरे दिन जितने अखबार आते हैं 2-2, 3-3 रुपये में जो बस स्टैंड पे मिला करते थे, मैं खरीदने के जाता था। सारे पेपर को ला के एक शुरू के पन्ने से आखिरी के पन्ने तक हम देखते थे कि कल हमने जो कार्यक्रम किया था उसकी आज खबर आएगी। फिर 1-2 पत्रकारों से बोला कि यार हमारी खबर क्यों नहीं लगी। तो उन्होंने बोला कि क्या किया आप लोगों ने? हमने कहा कि टंटिया मामा का शहादत दिवस मनाए हमने। बोले हमको तो पता ही नहीं चला। और कितने लोग थे? मैंने कहा 8-10 लोग थे। बोले, उन्होंने हंसी उड़ाई और उन्होंने जो भी बोला, लेकिन उन्होंने सत्य बोला था कि इतने में खबर थोड़ी लगती है। सही है, ठीक है। उसके बाद फिर हम और थोड़े लड़कों को जोड़ना चालू किया, उनको और लाना चालू किया कि ज़्यादा लोग आएंगे तो पेपर में आएंगे। सही है। उसके बाद फिर किसी ने बोला कि प्रेस नोट बना के जो मीडिया संस्थान है उनके ऑफिस है, उनके घर है, हम कंप्यूटर में बनवाते थे, उसकी प्रिंट निकालते थे और घर घर जाके बांटते थे। फिर अगले दिन हम पेपर खरीदते थे। फिर पेपर में देखते थे कि हमारी फ़ोटो आई होगी, हमारा नाम आया होगा, लेकिन दूसरे दिन भी नहीं दिखती। उसके बाद फिर नाराज़गी हुई। मतलब एक पेपर में आने की ललच ये थी कि आदिवासियों की खबरें नहीं आती। लेकिन हम कुछ कर रहे थे और पता चला था कि कुछ करते हैं तो अखबार में आता जी। लेकिन ऐसा चलता गया। उसके बाद हमको लगा, फिर 1-2 समझदार पत्रकार जो हमारे बहुत मदद किया करते थे जी, हमको गाइड भी किया उन्होंने। उन्होंने बोला कि बोले महेंद्र, बोले ये आदिवासी तहसील है और यहाँ तुम कुछ लड़के कार्यक्रम करते हो। बेटा बोले आप अच्छे से कार्यक्रम करो, आपकी बिल्कुल हम खबर लगाएंगे। तो फिर हम 20-30 लड़के इकट्ठे हुए। फिर पत्रिका में हमारी न्यूज़ छपी थी। हमने 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाया था, छपी। सब लड़के खुश हो गए कि पेपर में हम आने लग गए। उसके बाद ये सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसके बाद जब हमारे पास जन सैलाब उमड़ता था तो पत्रकारों के आगे रह के फ़ोन आते थे कि यार तुम्हारी खबर चाहिए। तो इस प्रकार से संघर्ष काफ़ी हमने परेशानियों का सामना किया। घर से हमको डांटते थे कि तुम ये क्या कर रहे हो, पैसे मिलते नहीं थे। घर से भी हम आर्थिक रूप से कमज़ोर रहे। तो इस प्रकार से समस्या, लेकिन आज इतनी समस्या का सामना करने के बाद आज जो माहौल देखते हैं, आज छोटे से छोटा बच्चा जिसको शब्दों का ज्ञान हो गया है, आज वो आदिवासियों को समझने लग गया है। और मैं तो दावे के साथ बोलता हूँ, गर्व के साथ बोलता हूँ कि आदिवासी लड़कों ने, आदिवासी युवाओं ने, आदिवासी बहनों ने, आदिवासी वरिष्ठ जनों ने ये कुछ सालों में ये मूवमेंट इतना, और भी अन्य क्षेत्रों में सामाजिक संगठन के लोगों ने पहले भी उन्होंने शुरुआत की। मैं कुक्षी की बता रहा हूँ, लेकिन आज
आदिवासी युवाओं ने अपने कल्चर को शो किया, अपनी भाषा को शो किया, अपने पहनावा को शो किया, अपनी रीति रिवाज को शो किया और आज गर्व के साथ बोलने लगे हैं कि हाँ हम आदिवासी हैं। और आज गूगल ने जितनी आदिवासियों की फोटो अपलोड नहीं की होगी उससे कई हजार गुना फोटो आज आदिवासियों ने अपने समाज की सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी। तो ये बदलाव है ये, और इस बदलाव को हम नकार नहीं सकते क्योंकि जो हमारा समाज जिस बुनियाद पर खड़ा है वो हमारी जो परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति है। लेकिन आदिवासी समाज जैसे बहन भैया ने हमें ये बात बताई कि उनको पेपर में फोटो मतलब आने के लिए उन्होंने इतना वो संघर्ष करना पड़ा। तो मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है आदिवासी समाज को अपने आप को दुनिया के सामने लाना, एक प्रिंट मीडिया हो कि कोई सी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, क्योंकि आदिवासी को हमें गुमनाम रखा गया था। तो आज के समय में कहीं भी समाज का अगर आदिवासी नाम आ जाता है, वो बोलते हैं समाज का कार्यक्रम है, तो आपके सामने हजारों कैमरे आ जाता है। तो एक समाज में सकारात्मक बदलाव है, लेकिन इस बदलाव के पीछे जो मेहनत है वो उसको हम सलाम करते हैं। और साथ में उस मेहनत से एक उपजा संगठन जय आदिवासी युवा शक्ति जयस, जिसके बारे में हम भैया से पूछेंगे, क्योंकि आज महेंद्र कन्नौज अगर बोलते हैं तो उसका मतलब सीधा सा अगर दिमाग में आपके आ जाएगा जय आदिवासी युवा शक्ति, मतलब महेंद्र कन्नौज मतलब जय, एक पहचान बन चुकी है, आइडेंटिटी बन चुकी है। तो हम जानेंगे उस जय आदिवासी युवा शक्ति की कि वो किस बेस पे संगठन बना, कैसे शुरुआत रही और उस किस मूवमेंट को लेकर जय खड़ा हुआ, और आज युवाओं में जो उसका रुझान देखने को मिलता है। आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। दीपक भाई, आज आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। जय आदिवासी युवा शक्ति जी, आपने भी देखा होगा पहले हमारा जो आदिवासी समाज है जी उपजातियों में बटा था। बिल्कुल, कोई भिलालों का संगठन बना रहा था, कोई भीलों का संगठन बना रहा था, कोई बारेलों का बना रहा था, कोई गोंडों का बना रहा था, कोई कोरकों का बना रहा था, कोई पटेलियों का बना रहा था। ऐसे करके कोई सहरिया भाईरिया पता नहीं 640 जनजातियों में हमको बांटा गया जी। तो जो शुरुआती दौर के जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, हमारे युवा साथी हैं, उनके मन में आया कि यार हम आपस में एक माँ की औलाद हैं और हम आपस में बटे हुए हैं, इसलिए आदिवासी शब्द अगर आता है तो सारी उपजाति एक साथ हो और किसी में भेद नहीं रहता है। आज अगर आप भिलाला संगठन का कोई कार्यक्रम होगा तो वहाँ सिर्फ भिलाला का रहेंगे जी, भील समाज का कोई कार्यक्रम रहेगा तो वहाँ सिर्फ भील समाज का रहेगा, गोंड समाज का कोई कार्यक्रम रहेगा तो वहाँ सिर्फ गोंड समाज के रहेंगे, बारेला समाज का रहेगा सिर्फ बारेला रहेंगे। इसलिए आज अगर आदिवासी समाज का अगर आप उसको, ये कड़वा सत्य, किसी को बुरा भी लग सकता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सच्चे बोलता हूँ। और जब आप आदिवासी समाज लिखोगे तो सारों का समावेश इसमें होगा। आज आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक माँ के 4 या 6 बेटे है ना, एक माँ के 4 या 6 बेटे और 6 अगर अलग अलग रहेंगे तो गांव के लोग, हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बोलते हैं कि 6 भाई हैं लेकिन सब अलग हैं। लेकिन जब अगर उसके यहाँ उन 6 भाइयों में से किसी एक के यहाँ मान लो शादी हो, बेटी की या बेटी की, और अगर 6 ही भाई साथ में पगड़ी बगड़ी बांध के और एक साथ अगर जाते हैं तो गांव के लोग मिसाल देते हैं कि देखो 6 भाइयों की एक। इसलिए आज हम सबको भी आदिवासी शब्द पे हमको काम करना चाहिए और हमारे जो लोग है ना, जो टुकड़े में बटे है ना, इसको हमको समझने की आवश्यकता है। वो पहले क्यों भिलाला में हमको बांटा गया, क्यों हमको उपजातियों तक सीमित रखा गया, ये कारण अब धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं जी। और उसको आज के मैं गर्व करता हूँ मेरे समाज के पढ़े लिखे नौजवान युवाओं पे, मेरे भाइयों पे, कि आज संगठन के माध्यम से, समाज के माध्यम से एक ऐसा माहौल खड़ा हो गया है कि व्यक्ति, आज अगर मैं बड़वानी जाता हूँ तो मुझे मेरे रिश्तेदारों की याद नहीं आती। मेरे संगठन, मेरे समाज का जो कार्य करते हैं, ऐसे युवाओं के साथ हम बैठते हैं, उठते हैं, और जब उनके घर जाते हैं, मिलते जुलते, ऐसा लगता ही नहीं कि यार मैं कुक्षी का हूँ, कि मैं बड़वानी का हूँ, कि मैं बालाघाट का हूँ, कि मैं खंडवा का हूँ, कि मैं अलीराजपुर का हूँ, कि झाबुआ का हूँ, एक की रतलाम का हूँ। मतलब कहीं पर भी जाओ, रतलाम में गए तो लगता है कि यार हमारे घर क्षेत्र में भाई के साथ बैठे हैं। तो ये जो माहौल खड़ा हुआ है, जयस का बनाने का उद्देश्य यही था कि सब उपजातियों को एक साथ लाना, आदिवासी शब्द के ऊपर काम करना, क्योंकि हमारे सर्टिफिकेट में भी
आदिवासी शब्द है जी ना, अनुसूचित जनजाति बोलते हैं हम लोगों को, संवैधानिक शब्द है ये जयस। क्योंकि हमारे लोग, जैसे आपको मैंने शुरुआती में बताया कि हमारे लोग दबे कुचले लोग रहते हैं, कोई बड़ा अधिकारी आ जाता है तो उसको सहम जाते हैं। हमारा अगर हम इतिहास देख के बचपन की हम बात करें तो हम पुलिस को देख के भाग जाए, और आज ऐसा माहौल हो गया है कि कहीं ना कहीं पुलिस हमको देख के भागती है। बिल्कुल। तो ये बदलाव है ना। और ये 21वीं सदी के नौजवान जो आदिवासी समाज के जो पढ़े भरे बेरोजगार हैं वो जी, क्योंकि सरकारें वैकेंसी नहीं निकाल रही, हमारा युवा बेरोजगार है, बेरोजगारी का दंश भी झेल रहा है। मैं आपको जयस की बात बता रहा था कि जयस बनाने का उद्देश्य यही था कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग किसी भी चीज़ अपने हक अधिकार नहीं ले पा रहे थे, हमारे लोगों का शोषण हो रहा था, हमारे लोगों का लोग उपयोग कर रहे थे, है ना। आदिवासी संस्कृति की कोई बात नहीं करता था, है ना, 5वीं अनुसूची की कोई बात नहीं करता था। आज जो आदिवासियों को जो संवैधानिक अधिकार मिले, एट्रोसिटी किसी को मालूम नहीं थी। आज एट्रोसिटी का महत्व, और मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, गर्व के साथ भी बोल रहा हूँ कि जयस संगठन ऐसा है, शायद एक IAS अधिकारी पे पहले एट्रोसिटी एक्ट अलीराजपुर में हम लोगों ने लगाई थी। अच्छा। अपर कलेक्टर और जिला पंचायत CO पे जी, हमने उसमें हम लोगों को समस्याएं भी आई, संघर्ष भी किया हमने जी। लेकिन आज मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि शायद वो प्रदेश का पहला ऐसा मामला होगा कि एक IAS अधिकारियों, दोनों IAS अधिकारियों पे हमने एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई करवाई थी। तब लोगों को लगा कि एट्रोसिटी एक्ट हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार है, और हमने पुलिस थानों में सिखाया, हमने कई जगह हमने एट्रोसिटी एक्ट के लिए हमने धरने दिए। आपको बताओ हमारा इतिहास है, हमने 2-2 बजे, 2-2 रात को 2-2 3-3 बजे भी हमने थाने का घेराव किया, हमने धरने बैठे, है ना। और हमने सारी जो लड़ाई है हमारे संवैधानिक दायरों में रहकर ही हमने की है, और हमारी संवैधानिक दायरों में रहकर ही आज जयस एक ऐसा है, मतलब एक शोले फिल्म का आपको डायलॉग याद होगा, गब्बर उसमें बोलता है कि माँ उस बच्चे को बोलती है कि बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। लेकिन आज उस वाक्य को जयस के साथ भी आप जोड़ सकते हैं जी, आदिवासी समाज के संगठनों के साथ भी उसको जोड़ सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि आदिवासी शब्द एक सागर है, और इसमें झील भिलाला बारेला जो भी उपजातियाँ हैं जो अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से जीती है, लेकिन उनको मिलना सागर में ही है। तो जयस ने उस सागर को एक सागर का रूप है जो कि अपने आप सभी संगठनों को जोड़े हुए, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़े हुए, सभी लोगों को, युवा हो कि बुजुर्ग हो, महिला हो कि बच्चे हो, हर वर्ग को जोड़ते हुए, शिक्षित वर्ग हो या जो कम पढ़े लिखे वर्ग हो, हर वर्ग जयस से जुड़ा हो, अपने आप में जयस एक सागर कह सकता है। तो इस सागर को बनाने में बहुत सारी समस्याएं भी आई होंगी, और उसका आपको फल भी देखने को मिल रहा है कि जैसे भैया ने बताया कि अभी जो उन्होंने एक मतलब मध्य प्रदेश का पहला ऐसा मामला हो सकता है शायद कि एक IAS अधिकारी पे एट्रोसिटी एक्ट लगाना, ये मतलब एक समाज की एक ताकत है, एक समाज में एक यूनिटी है, उसकी वजह से आज मतलब इतना बड़ा एक इस लेवल पे सोच पा रहा है, ऐसा कर पा रहा है। तो और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमको जानना है, सोचना